एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। लगातार हो रही बारिश के कारण दुर्ग जिले की शिवनाथ नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला सेनानी, नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं दुर्ग नागेंद्र कुमार सिंह ने शिवनाथ नदी के बढ़ते जलस्तर का सघन निरीक्षण किया। महमरा एनी कट पर पानी एनी कट से लगभग 4 फीट ऊपर बह रहा है, जबकि गुरुद्वारे के पास स्थित पुराने पुल पर पानी खतरे के निशान से मात्र 5 फीट नीचे पहुंच चुका है। स्थिति को देखते हुए नदी के किनारे और आसपास के सभी गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया गया। नदी के किनारे ईंट भट्ठों के संचालक को निर्देश दिए गए कि वे अपने मजदूरों को अन्य लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF दुर्ग की रेस्क्यू टीम को नगर सेना कार्यालय परिसर में 24 घंटे अलर्ट मोड पर तैयार रखा गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास जाने से बचें, जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। भिलाई नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट देवेंद्र यादव की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया है। देवेंद्र यादव ने अदालत से चुनाव याचिका को शुरुआती चरण में ही खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों की सुनवाई आवश्यक है और तथ्यों की जांच के बिना इसे खारिज नहीं किया जा सकता। यह मामला वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें देवेंद्र यादव ने भिलाई नगर सीट से जीत दर्ज की। प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। आरोप लगाया है कि नामांकन के दौरान दाखिल शपथ पत्र में आपराधिक मामलों और संपत्ति से जुड़े आवश्यक जानकारी का पूरा खुलासा नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मामले की नियमित सुनवाई होगी। आगामी सुनवाई में दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेज, साक्ष्य और कानूनी दलीलें अदालत के सामने पेश करेंगे। अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार जारी है। सोमवार को हड़ताल के 6ठे दिन भी बड़ी संख्या में शिक्षक घटनास्थल पर डटे रहे। बारिश के बावजूद शिक्षकों ने धरना नहीं छोड़ा। सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले करीब 10 वर्षों से प्रदेश के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों से विभिन्न सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की तरह सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल 20,000 रुपए मानदेय मिलता है, वह भी साल में सिर्फ 10 महीने के लिए। हर नए शैक्षणिक सत्र में दोबारा नियुक्ति का इंतजार करना पड़ता है, जिससे भविष्य हमेशा निश्चित बना रहता है। शिक्षकों ने साफ कहा है कि जब तक संविलियन या समायोजन, समान वेतन, सेवा, सुरक्षा और अन्य लंबित मांगों पर सरकार सकारात्मक फैसले नहीं लेती है, तब तक उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। लगातार हुई बारिश ने भिलाई शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। कई जगह हालात ऐसे बने हैं कि सड़क और नाले का फर्क तक मिट गया। बारिश से पहले नालियों की समुचित सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी रुक गई है। नतीजा यह रहा कि गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों तक पहुंच गया। कई परिवारों को पूरी रात पानी निकालने में बितानी पड़ी। शहर के प्रमुख मार्गों पर घंटों तक यातायात प्रभावित रहा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर साल प्री मॉनसून तैयारियों के दावे करने वाला भिलाई नगर इस बार भी पहले ही बारिश की परीक्षा में फेल नजर आया। जिन इलाकों में हर साल जल भराव होता है, वहाँ हालात पहले जैसे ही दिखाई दिए। लगातार बारिश के कारण अधिकांश नालों का जलस्तर बढ़ गया और जल निकासी की रफ्तार धीमी पड़ गई। ऐसे में अगर जल निकासी की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दुर्ग जिले के धमधा स्थित सेव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की शाखा में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। कंपनी सूर्योदय माल फाइनेंस बैंक के लिए महिलाओं को लोन उपलब्ध कराने और उनकी किस्तों की वसूली का काम करती है। ऑडिट के दौरान खुलासा हुआ कि 267 महिला ग्राहकों से वसूले गए कुल 1,11,93,173 रुपए कंपनी के खाते में जमा ही नहीं किए गए। शिकायत मिलने के बाद धमधा पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए 2 कर्मचारियों अनिल शर्मा और संदीप कुमार फूटीहरे को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में पूर्व शाखा प्रबंधक रविशंकर दीवाना और कर्मचारी देवव्रत कौशल अब भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। कंपनी का आरोप है कि कर्मचारियों ने न केवल लोन की किस्तों और क्लोजर राशि में गड़बड़ी की, बल्कि कुछ मामलों में ग्राहक के एटीएम कार्ड और बैंकिंग जानकारी का भी दुरुपयोग किया। रिकॉर्ड में हेरफेर के भी प्रमाण मिले हैं। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित प्रवणानंद अकादमी में आज शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया। राज्यपाल रमेन डेका ने अत्याधुनिक रोबोटिक्स लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। इस लैब की स्थापना के लिए राज्यपाल ने अपने स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहयोग प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें मानव जीवन को सरल बना रही हैं, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण और समाज के विकास में योगदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान की पहचान केवल परीक्षा परिणामों से नहीं, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों से होती है जो ज्ञान के साथ मानवीय मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दें। विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि तकनीक पर इंसान का नियंत्रण होना चाहिए, न कि तकनीक इंसान को नियंत्रित करे। उन्होंने कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और संतोष को जीवन की सफलता का मूल मंत्र बताया। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 103 करोड़ रुपए से भी अधिक की स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास परियोजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है। इन परियोजनाओं में आधुनिक छात्र छात्रावास, कैंसर भवन का विस्तार, डॉक्टरों और कर्मचारियों के आवासीय परिसर सहित कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं से मरीजों के मेडिकल विद्यार्थियों और चिकित्सकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, योग एवं नेचुरोपैथी अस्पताल और हार्ट सेंटर जैसी कई बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक बेहतर सुविधा पहुंचाना है। बरसात का मौसम शुरू होते ही जंगलों में मिलने वाले कुटू यानी जंगली मशरूम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन यही मशरूम कई बार जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बलरामपुर जिले के वाटरफ नगर क्षेत्र में 9 लोगों ने जंगली मशरूम का सेवन किया। कुछ ही देर बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उल्टी, चक्कर और कमजोरी की शिकायत के बाद परिजनों ने उन्हें तत्काल वाटरफ नगर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद सभी मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बीएमओ डॉक्टर हेमंत दीक्षित ने लोगों से अपील की कि बरसात के मौसम में जंगल में मिलने वाले कुटू या जंगली मशरूम खाने से बचें, क्योंकि इसमें कई जहरीली प्रजातियां होती हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकती हैं। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज जारी है और स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बिलासपुर पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज सुबह बड़े स्तर पर सघन रेड अभियान चलाया। इस अभियान विशेष के दौरान पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर कुल 90 बदमाशों और चाकूबाजों को हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई में 76 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जबकि 12 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियान के दौरान 2 चाकूबाज अवैध धारदार हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस ने उनके कब्जे से चाकू जब्त कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में अपराध पर लगाम लगाने और आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास कायम करने के लिए ऐसे अभियान को आगे भी लगातार जारी रखेंगे। महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र के गोपालपुरा एनीकट में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। गोपालपुर निवासी रामेश्वर निषाद मछली पकड़ने के दौरान तेज पानी के बहाव में बह गया। घटना के समय मौजूद तीरथ निषाद ने लकड़ी के सहारे उसे बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वे सफल नहीं हो सके। सूचना मिलते ही तुमगांव पुलिस और नगर सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन नदी में अत्यधिक जल प्रवाह और दबाव के कारण तत्काल रेस्क्यू शुरू नहीं किया जा सका। फिलहाल युवक की तलाश जारी है। परिजनों के मुताबिक रामेश्वर निषाद की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। परिवार में 4 बहनें और 3 भाइयों के बीच वह 6वें नंबर का सदस्य था। इस घटना ने पूरे गांव को शोक के माहौल में बदल दिया है।
अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने भारत की एकता, गरिमा और प्रगति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में डॉक्टर मुखर्जी के शिक्षा, औद्योगिक विकास और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अखंड भारत का उनका संकल्प आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 का हटाया जाना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने युवाओं को डॉक्टर मुखर्जी का संदेश भी याद दिलाया कि जो भी कार्य करे पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ करे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश की एकता, अखंडता और संस्कृति, राष्ट्रवाद का प्रखर पुरोधा बताया। करूर भगदड़ मामले में तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। डीएमके की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार करते हुए मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। डीएमके के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी आर.एस. भारती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मंत्री माधव अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही टीवी के नेता और मंत्रियों के सार्वजनिक बयानों पर रोक लगाने की भी अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक राजनीतिक बयानबाजी जांच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। यह मामला 27 सितंबर 2025 को करूर में आयोजित टीवीके की रैली के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी जबकि 142 लोग घायल हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले ही जांच सीबीआई को सौंप चुका है। अब मंगलवार की सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रस्तावों में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि मदरसे से जुड़े प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया था। कैबिनेट ने प्रदेश भर के करीब 69,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन 2026 और नई डेटा सेंटर नीति को भी हरी झंडी मिल गई, जिससे निवेश, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की अन्य सरकारी विभागों में सीधी भर्ती का रास्ता भी अब और आसान होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कानपुर, गाजियाबाद और फतेहपुर में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि ये फैसले निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और शहरी विकास को नई दिशा देंगे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के उत्तर में स्थित नेगोम्बो हाई सिक्योरिटी जेल पूरी संघर्ष का मैदान बन गई। ड्रग्स तस्करी से जुड़े 2 विरोधी गैंगों के कैदियों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक दंगे में बदल गया। पूरी रात चली झड़प के दौरान जेल परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा कर्मियों को स्थिति संभालने के लिए कड़ा एक्शन लेना पड़ा। इस हिंसा में 4 सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा कैदी और गार्ड घायल हुए हैं। कई घायलों को गोली लगने और गंभीर चोटें आने की भी खबर है। सभी घायलों को नोगोम्बो सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ड्रग माफियाओं के 2 विरोधी गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद सोमवार सुबह तक बड़े जेल दंगे में बदल गया। पूरे मामले की जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। फ्रांस के जर्मनी सीमा से सटे विगनसुर मोडेर कस्बे में स्थित प्रसिद्ध लालिक म्यूजियम में तड़के करीब 5:30 बजे कई नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया। चोरों ने संग्रहालय का मुख्य दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसकर 6 डिस्प्ले केस तोड़ दिए। इसके बाद वे करीब 40 लाख यूरो यानी लगभग 40 करोड़ रुपए के मूल्य के 20 क्रिस्टल आभूषण लेकर फरार हो गए। विशेषज्ञों के मुताबिक चोरी हुए आभूषणों में कीमती रत्न नहीं जड़े थे, ये पूरी तरह क्रिस्टल से बने थे, इसलिए इन्हें बाजार में बेचना या पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल करना आसान नहीं माना जा रहा है। हालांकि म्यूजियम की स्थापना 2011 में हुई थी। यह संग्रहालय मशहूर फ्रांसीसी ज्वेलर और ग्लास कलाकार रेने लालिक तथा उसके उत्तराधिकारियों की कलाकृतियों को समर्पित है। संग्रहालय में 650 से अधिक आर्ट नोवो, आर्ट डेको और आधुनिक क्रिस्टल कला की दुर्लभ कृतियां प्रदर्शित हैं। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है, जबकि संग्रहालय को फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आज के समाचार यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।